इमेजिन कर सकते हो कि कोई नॉर्मल आदमी जिसके पास कोई भी स्पेशल एजुकेशन नहीं है वो किसी पेशेंट की बाईपास सर्जरी कर सकता है, या कोई नॉर्मल आदमी एक बिल्डिंग का डिजाइन कर सकता है? दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब फील्ड में आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। लेकिन पूरी दुनिया में एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ कोई साधारण आदमी जिसके पास कोई भी एजुकेशन नहीं है वो किसी टॉप क्लास एक्सपर्ट को बीट कर सकता है उसी के गेम में, और वो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज कुछ भी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं करेगी अगर आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो। और इसके हमारे पास बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जैसे एन शाइबर की डिटेल्स हमने लास्ट वीडियो में ही कवर की थी कि कैसे एक बेसिक लेवल के जॉब करने वाली सिंपल लेडी ने, जिसके पास स्टॉक मार्केट की कोई भी स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग नहीं थी, फिर भी उन्होंने 22 मिलियन की वेल्थ क्रिएट करी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। फिर राधा किशन दमानी ने, जो सिर्फ 12th पास थे, उन्होंने काफी ज्यादा वेल्थ बिल्ड करी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। और दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिनके पास अच्छी एजुकेशन होने के बाद भी वो इन्वेस्टिंग में कुछ खास नहीं कर पाए। इनफैक्ट रिचर्ड फुस्कॉन का एक फेमस एग्जांपल है, जो एक बहुत ही रिच फैमिली में बॉर्न हुआ था। फिर उसने दुनिया की सबसे बेस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री ली। फिर उसने अपना MBA हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से किया। फिर उसने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की इंडस्ट्री में जॉब किया और तरक्की करके वो दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म मेरिल लिंच का वाइस प्रेसिडेंट बना। और अपनी 40s में ही उसने अर्ली रिटायरमेंट लिया, क्योंकि उसने 1990s के बुल मार्केट में स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया था। लेकिन 2008 के मार्केट क्रैश में रिचर्ड ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी कि मार्केट में उसके सारे पैसे डूब गए और उसके पास दूसरा कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। तो इसीलिए आज हम इन्वेस्टिंग के कुछ ऐसे लेसन सीखने वाले हैं जिसे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में रह के यूज कर सकते हो। फिर भले ही आपकी एजुकेशन कितनी भी हो या आप कोई नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, ये मैटर नहीं करता है। आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करके स्टॉक मार्केट से अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हो और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो की ज्यादातर लेसन्स हम इस बुक बीटिंग द स्ट्रीट से सीखने वाले हैं, जो पीटर लिंच ने लिखी है। अब पीटर लिंच ने और 2 बुक्स लिखी है, जैसे लर्न टू अर्न और वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। तो उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग के गेम को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको ये तीनों बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों बुक्स स्पेशली हम नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए लिखी गई है। तो अगर आप एकदम बिगिनर इन्वेस्टर हो तो आप ये बुक लर्न टू अर्न से शुरू कर सकते हो। फिर आप इसके बाद वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट पढ़ सकते हो और फिर लास्ट में ये वाली बीटिंग द स्ट्रीट पढ़ सकते हो। और मेरा दिन का मैक्सिमम टाइम भी बुक्स रीड करने में और राइटिंग में ही जाता है, और बाकी टाइम में जब मैं काम कर रहा होता हूँ या ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं ऑडियो बुक्स प्रीफर करता हूँ। तो दोस्तों अब हम इस बुक का सबसे पहला लेसन सीखते हैं। वो ये है कि जब 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को एक स्टॉक का पोर्टफोलियो क्रिएट करने कहा गया तो उनके पोर्टफोलियो ने म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट अच्छा ही नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि जब उन बच्चों को कहा गया कि उन्हें स्टॉक्स पिक करना है तो उन्होंने वही कंपनीज के स्टॉक पिक किए जिनके प्रोडक्ट्स को वो पहले से यूज कर रहे थे और जिन कंपनीज को वो समझते थे। तो उनके स्टॉक के पोर्टफोलियो में जो कंपनीज थी वो ये थी: वॉलमार्ट, डिज्नी, नाइकी, पेप्सी, IBM, गैप, कोका कोला एक्सेट्रा। तो इन बच्चों के पोर्टफोलियो ने 1990 और 1991 में, यानी 2 साल के पीरियड में 70% का प्रॉफिट अर्न किया, जबकि एवरेज म्यूचुअल फंड ने वही पीरियड में सिर्फ 26% का रिटर्न अर्न किया। और अगर आप इस पोर्टफोलियो में अभी तक इन्वेस्टेड होते तो आपने US के सारे म्यूचुअल फंड्स को बीट कर लिया होता। फिर दोस्तों जब पीटर लिंच को उन स्कूल के बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में पता चला कि उनके पोर्टफोलियो ने एवरेज म्यूचुअल फंड से 3 गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो पीटर लिंच को समझना था कि ये हुआ कैसे, ये लक था या लॉजिक। तो इसीलिए पीटर लिंच ने उन सारे बच्चों को अपनी ऑफिस फिडेलिटी म्यूचुअल फंड के बोर्ड रूम में मीटिंग के लिए बुलाया, उनसे बात करने के लिए। फिर पीटर लिंच ने उन बच्चों की टीचर से बात की कि उन बच्चों को स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। तब हमें पता चलता है कि वो टीचर ने बच्चों को ये कहा था कि जो भी स्टॉक्स को वो सिलेक्ट करेंगे उनको उन कंपनी के बारे में पूरी क्लास के सामने बताना होगा कि वो कंपनीज करती क्या है। तो इसीलिए उन बच्चों ने ऐसी कंपनीज चुनी थी जिनके प्रोडक्ट्स को और सर्विस को वो पहले से यूज कर रहे थे। फिर वो टीचर ने ये भी कहा था कि जितनी भी कंपनीज को वो बच्चे सिलेक्ट करेंगे उनको उन सब कंपनीज की न्यूज को रीड करना पड़ेगा और पूरी क्लास को बताना पड़ेगा कि फिलहाल उस कंपनी में क्या इवेंट हो रहा है, जिसकी वजह से उन बच्चों ने बहुत सारी कंपनीज नहीं पिक करी। उन बच्चों ने सिर्फ 8 से 10 कंपनीज चुनी, क्योंकि दोस्तों एक तो किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर को 40 से 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट होता है मैनेज करने के लिए। तो वो 8 से 10 कंपनीज का पोर्टफोलियो बना ही नहीं सकते, जिसकी वजह से ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स किसी भी इंडेक्स से और बाकी दूसरे फंड्स के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते।
और अगर किसी फंड मैनेजर ने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना भी दिया तो वो ज्यादा से ज्यादा 2-4% का एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं। तो इसीलिए हम नॉर्मल इन्वेस्टर्स के पास एक स्पेशल एडवांटेज यही है कि हम 8-10 क्वालिटी कंपनीज का एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जहां हम आसानी से अच्छे म्यूचुअल फंड को भी बीट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन बच्चों ने कोई भी कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले एक पेपर में लिख दिया था कि वो कोई कंपनी को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। और यही चीज वॉरेन बफे भी हमें रेकमेंड करते हैं, ताकि जब आपकी कंपनी का स्टॉक नीचे जाता है या मार्केट क्रैश होता है तो आपको पता होगा कि आपने वो कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया था, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को पीसफुली फॉलो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ, कितने लोग होंगे जो स्टॉक खरीदने से पहले ये 3 सिंपल रूल फॉलो करते होंगे? क्योंकि जो हम रियलिटी में देखते हैं वो ये है कि मैक्सिमम लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं होता है कि वो कोई कंपनी का स्टॉक खरीद क्यों रहे। मेजॉरिटी लोग जब स्टॉक मार्केट में एंटर करते तो वो ऐसी सक्सेसफुल और अच्छी कंपनीज को इग्नोर करके कोई न्यू और हॉट कंपनीज ढूंढने की कोशिश करते, जिसकी वजह से वो फालतू में ज्यादा रिस्क लेते। जिन कंपनीज के प्रोडक्ट को वो सालों से यूज करते और उनको पता होता है कि वो कंपनी शायद ही कभी बंद होगी, लोग उसे छोड़ के कोई एकदम अननोन कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते, या कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते जिसने कभी 1 रुपए का प्रॉफिट भी अर्न नहीं किया है। जैसे लोग नए नए हॉट IPOs को चेस करते, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते या अडानी ग्रीन जैसी कंपनीज चुन लेते, लेकिन ऐसी कंपनीज फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी भी या नहीं वो उनको पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइटन या नेक्स्ट TCS या नेक्स्ट गूगल को ढूंढने के चक्कर में आप एग्जिस्टिंग कंपनीज को मत भूल जाओ, क्योंकि ये बड़ी होने के बाद भी और बड़ी होती रहती है। तो दोस्तों, ये था पीटर लिंच का रूल नंबर 1, नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन विद अ क्रेयॉन। और यहाँ पे हमें ये भी चीज समझ आती है कि जब बात आती है पैसों की, तो हम इंसानों के अंदर लालच अपने आप आता है और लॉजिक साइड में चला जाता है। तो इसीलिए वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टिंग सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है, क्योंकि इसमें बस आपको कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने होते हैं, लेकिन उन सिंपल रूल्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग ही पूरी दुनिया की एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको फाइनेंस की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी हो तो भी आप किसी एक्सपर्ट से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अगर आपको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना आता हो तो। और अगर आपके पास और दूसरी फील्ड की नॉलेज है, जैसे हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और दोस्तों, यहीं पे हम इस बुक के सेकंड लेसन पे आते हैं कि इन्वेस्टिंग एक साइंस भी है और आर्ट्स भी है। इसका मतलब ये है कि आपको कंपनी के अकाउंट्स और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में तो पता होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपको उसके बिजनेस को देख के एक आइडिया भी होना चाहिए कि वो फ्यूचर में कहाँ जाएगा। क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का गेम होता, जहां आप किसी कंपनी को उसके सिर्फ पास्ट के नंबर्स को देख के एनालाइज करते, जैसे उसका पास्ट प्रॉफिट कितने रेट से ग्रो हुआ या उसके फाइनेंशियल रेशियोज क्या रेट से ग्रो होते वगैरह वगैरह, तो इस हिसाब से दुनिया के सारे मैथमेटिशियंस और अकाउंटेंट्स अमीर होते। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग में आपको कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने के बाद अपनी गट फीलिंग को भी यूज करना होगा। लेकिन सिर्फ ये गट फीलिंग भी काम नहीं आएगी, आपको उसके साथ बिजनेस स्ट्रेटेजी और कंपनी के एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे मैं चार्ली मंगर की एक फेमस लाइन कहना चाहूंगा कि वॉल स्ट्रीट में पीपल कैलकुलेट टू मच एंड थिंक टू लिटिल, लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टर्स सोचते ज्यादा है और कैलकुलेट कुछ भी नहीं करते। तो ये था इस बुक का लेसन नंबर 2, इन्वेस्टिंग इज आर्ट एंड साइंस। फिर दोस्तों, इस बुक का तीसरा लेसन ये है कि द रियल की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक्स इज नॉट टू गेट स्कैर्ड आउट ऑफ देम। अब दोस्तों, ये एक बहुत ही सिंपल लाइन है लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इमेजिन करो कि आप मुंबई में रहते हो जहां मौसम ठीक ठाक रहता है, लेकिन अचानक से ठंडी के सीजन में क्लाइमेट एकदम ज्यादा ठंडा हो जाता है और एक ही दिन में टेम्परेचर 5 डिग्री गिर जाता है। अब न्यूज में आता है कि बहुत जल्द कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि पिछले 5-10 साल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो क्या ये सब सुन के आप अपने घर को छोड़ के कोई दूसरी कंट्री में भाग जाओगे? दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सब होता रहता है, ये सब नेचुरल चीज है। तो आपकी भलाई इसी में होगी कि आप न्यूज को बंद करके अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करो। उसी तरह पिछले साल जब मार्केट क्रैश हुआ था कोविड-19 की वजह से और सेंसेक्स 40,000 से गिर के 27,000 पे आ गया था, तब बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर और एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये तो अभी शुरुआत है, इस कोविड-19 से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और इसका नुकसान हमें काफी सालों तक भुगतना पड़ेगा, सेंसेक्स 15,000 पॉइंट पे भी आ सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली में हुआ क्या? देखते ही देखते सेंसेक्स रिकवर भी हो गया और अब 50,000 के ऊपर चला गया। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में जब क्रैश होता है तो आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि ये मार्केट क्रैश बिल्कुल नॉर्मल चीज होती है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक हिस्सा होता है। कोई भी इकोनॉमी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ग्रो नहीं हो सकती, इसमें छोटे मोटे या बड़े फ्लक्चुएशंस होंगे ही। इसीलिए जो लोग अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम क्रैश देखते वो लोग पैनिक करेंगे ही, और जो लोग अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो वो लोग बार बार सेम मिस्टेक्स करते रहेंगे
और मार्केट क्रैश के डर से या तो इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं या मार्केट क्रैश के बीच अपने स्टॉक्स को बेच देंगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से स्टॉक इन्वेस्टिंग सब कर सकते हैं और सबको करना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए वेल्थ क्रिएट करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद से बिजनेस चालू कर ही नहीं सकते, तो वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको अपने बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल करना होगा और इन्वेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखना होगा। और फिर भी अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से डर लगता है तो आपको अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि अगर कोई आदमी बीमार होता है तो हम उसे यही कहेंगे कि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे और जल्दी ठीक हो जाए। उसी तरह अगर आप स्टॉक मार्केट से डरते हो तो आपको अपनी नॉलेज पे और माइंडसेट पे इम्प्रूव करना होगा, और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी वेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा।